डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। इसमें तीन थ्योरीज पढ़ेंगे हम। एक ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में अरहेनियस की थ्योरी क्या है वो पढ़ेंगे, और लास्ट मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ये पढ़ेंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा। एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में हम कंसीडर करते हैं, कैटालिस्ट को हम कंसीडर करते हैं सॉलिड फेज। ओके, और रिएक्टेंट को हम कंसीडर करते हैं गैसियस और लिक्विड फेज। ओके, ध्यान से देखिएगा। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में हम सॉलिड को कंसीडर करते हैं, कैटालिस्ट को कंसीडर करते हैं सॉलिड फेज, और रिएक्टेंट को हम कंसीडर करते हैं लिक्विड और गैसियस फेज। अब सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई एक ये मेटल प्लेट है। क्या है ये? मेटल प्लेट, जिसको बता दिया मैंने यहां पर कैटालिस्ट। ओके, अब मेटल प्लेट पर मतलब कैटालिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट आकर के जमा होगा। ध्यान से देखिए, यहां पर रिएक्टेंट आकर के जमा हो रहा। ओके, डिपॉजिट हो रहा। कहां पर बोलिए? एट द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। ओके, देखिए रिएक्टेंट जो है डिफ्यूज और एड्सॉर्ब हो रहा एट द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। ध्यान से देखिए, जब यहां पर रिएक्टेंट कैटालिस्ट की सरफेस पर जमा होगा करके, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और रिएक्टेंट का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। द रिएक्टेंट diffuse or adsorb on the surface of catalyst। ओके, ध्यान से देखिए क्या रिएक्टेंट डिफ्यूज और एड्सॉर्ब होगा किसकी सरफेस पर? कैटालिस्ट की सरफेस पर। ओके, जब ये यहां पर आकर के एड्सॉर्ब होगा और डिफ्यूज्ड होगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। ओके, देयरफॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। बराबर है। तो यहां पर क्या होगा कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, और ये हमें पता है, वी नो दैट। क्या यहां पर देखिए एड्सॉर्प्शन प्रोसेस ये हमेशा क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें? देयरफॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। ओके, आगे देखिए, वी नो दैट। ध्यान से देखिए, वी नो दैट एड्सॉर्प्शन प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मींस इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी। यस, चलिए ध्यान से देखिए। जब यहां पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। ओके, और दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन स्टार्ट करेगा, और उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। बराबर है। तो ध्यान से देखिए, देयरफॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। ओके, ध्यान से देखिए। व्हेन रिएक्शन begin between reactant molecule
सो इट प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ओके, ध्यान से देखिए क्या है कि यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। ओके, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट करेगा तो उसके बाद में देखिए इस रिएक्टेंट का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, प्रोडक्ट में, और कैटलिस्ट एज इट इज बाहर। ये है बेटा ओल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी। ओल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी बड़ी सिंपल है, ध्यान से देखिए क्या है। क्या यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है मेटल कैटलिस्ट की सरफेस पर आकर जमा होंगे। यस, जैसे ही कैटलिस्ट की सरफेस पर आकर जमा होंगे तो वहां पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण क्या होगा इसमें, क्या एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन स्टार्ट कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, कैटलिस्ट एज इट इज बाहर। ये है ओल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी। ओके, उसके बाद देखिए अरहेनियस की थ्योरी ये बोलती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडसॉर्ब तो होगा किसकी सरफेस पर, कैटलिस्ट की सरफेस पर, लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि सबसे पहले ये तैयार करेगा इंटरमीडिएट। ओके, और उस इंटरमीडिएट का रैपिडली कन्वर्जन होगा प्रोडक्ट में। देखिए थोड़ा सा वेरिएशन लग रहा है आपको। यहाँ पर रिएक्टेंट कहाँ पर एडसॉर्ब हुआ, बोलो, कैटलिस्ट की सरफेस पर। ओके, फिर रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन स्टार्ट कर दिया और कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। ओके, ये है ओल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी। लेकिन अरहेनियस की थ्योरी क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए बस इतना ही पॉइंट है, कोई खास नहीं है इसमें, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स। ओल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी। ओके, इसके बाद देखिए अरहेनियस थ्योरी क्या है, समझ लीजिए। सुनिए, अरहेनियस थ्योरी है अरहेनियस थ्योरी। ओके, या फिर फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इसमें तैयार होगा। देखिए कैसा ये, क्या रिएक्टेंट कहां पर एडसॉर्ब होगा, कैटलिस्ट की सरफेस पर आकर के एडसॉर्ब होगा। यस सर, सबसे पहले ये तैयार करेगा इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट तैयार करके ये कन्वर्ट करेगा किसमें, प्रोडक्ट में। यस सर, और कैटलिस्ट एज इट इज बाहर, है ना। बस यही टॉपिक को मुझे समझाना है, ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें। सुनिए आप ध्यान से, क्या कैटलिस्ट पर आकर के कौन एडसॉर्ब होगा, रिएक्टेंट। यस सर, सुनिए, तो पहले काय में कन्वर्जन होगा इसका, इंटरमीडिएट में, और इंटरमीडिएट बनने के बाद फास्ट और रैपिडली ये तैयार करेगा प्रोडक्ट। ओके, सुनिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पर। देखिए H2 प्लस I2। ओके, H2 प्लस I2, तो H2 मींस क्या था, H बॉन्ड H था सर, H बॉन्ड H, ये बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर I बॉन्ड I, ध्यान से देखिए, ये है इंटरमीडिएट। ठीक, क्या है ये, इंटरमीडिएट। ये H बॉन्ड H था, यस सर, और ये है I बॉन्ड I बॉन्ड I, यस। सुनिए, H बॉन्ड H प्लस I बॉन्ड I। ओके, ये है रिएक्टेंट और ये है इंटरमीडिएट। क्या बोलिए, इंटरमीडिएट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सुनिए, क्या रिएक्टेंट जो है ये कहां पर आकर के जमा हुआ, कैटलिस्ट की सरफेस पर आकर के डिपॉजिट हुआ। ओके, एडसॉर्ब हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने के बाद, सुनिए, इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने के बाद इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, प्रोडक्ट में। ओके, ये तैयार कर देगा ऐसा H बॉन्ड I, ओके, प्लस H बॉन्ड I। यस सर, कितने बॉन्ड, 2। ओके, मतलब यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, इंटरमीडिएट। ओके, सुनिए, ये प्रोसेस ऐसा हो रहा होगा, देखो, व्हेन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं
क्या, द reactant diffuse, the reactant diffused, the reactant diffused on the surface of, the reactant diffuse on the surface of catalyst. ओके, रिएक्टेंट डिफ्यूज बताइए आप या फिर एडसॉर्ब बताइए, एडसॉर्ब, reactant diffuse or adsorb on the surface of catalyst, therefore the concentration of reactant increases, therefore the concentration of reactant increases on the surface of catalyst, on the surface of catalyst. तो इसके कारण क्या होगा कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैटेलिस्ट की सरफेस पर इंक्रीज होगा एंड इट फॉर्म इंटरमीडिएट. तो ये क्या तैयार करेगा, इंटरमीडिएट, विच पजेस, कौन, इंटरमीडिएट, विच पजेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर लीस्ट स्टेबिलिटी, है ना. अगर यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम रहेगा. यस सर, ओके, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी कम है. तो ये क्या करेगा, दैट्स व्हाई okay, therefore it is rapidly converted into the product. ओके, इसलिए ये रैपिडली किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए आप, प्रोडक्ट में. ओके, ये है कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट. थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेरिएशन लगा होगा, क्या रिएक्टेंट एडसॉर्ब होगा किस पर, कैटेलिस्ट की सरफेस पर, कन्वर्ट होगा किसमें, इंटरमीडिएट में, और बाद में ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में. यस, चलिए ध्यान से देखना है आपको. इसके बाद देखिए इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम कैसे बताएंगे. अगर मैं यहाँ पर कैटेलिस्ट यूज किया तो ये रिएक्शन कैसा होगा, और कैटेलिस्ट यूज नहीं किया तो रिएक्शन कैसा होगा. ओके, ध्यान से देखिए. अगर हम यहाँ पर कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन कैसा होगा, और कैटेलिस्ट अगर यूज नहीं करेंगे तो रिएक्शन कैसा होगा. ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये इंक्रीज हो रहा, और ये है रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन. ध्यान से देखिए आप. ओके, सुनिए, ये है बेटा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये है ईपी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. यहां से यहां पर ये रहेगा ईए, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये है ट्रांजिशन स्टेट. ओके, ध्यान से देखो, क्या अगर मैं यहां पर विदाउट कैटेलिस्ट ये यूज करूंगा तो ये पीक बनेगा, विदाउट कैटेलिस्ट. ओके, विदाउट कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ये इंक्रीज होगा. ओके, और अगर मैं यहां पर कैटेलिस्ट का यूज करूंगा तो यही रिएक्शन बस यहां तक के हो जाएगा. ओके, ये पीक तैयार हो रहा विद कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट के साथ में. ओके, तो ध्यान से देखिए, विद कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होता है और विदाउट कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होता है. तो ध्यान से देखिए, अगर यहां पर हम कैटेलिस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे होगा, स्लो होगा, और अगर हम कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा, और इसके लिए टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड रहता. अब हमें पता है, हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े क्या, जब हम टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है ना. when temperature increases 10 degree Celsius then the rate of reaction will become double. ओके, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्या ये मतलब एरिनेस थ्योरी या फिर फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट क्या है.
ओके, इन दोनों थ्योरीज को मिला करके, कौन सी, इंटरमीडिएट जो तैयार होता है इस थ्योरी को मिला करके और ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी को मिला करके एक नया थ्योरी बना, दैट इज मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ओके, ध्यान से देखिए, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी एंड इंटरमीडिएट एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ये किसका मिक्सचर रहता, ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी को मिलाया गया प्लस इंटरमीडिएट एड्सॉर्प्शन, इंटरमीडिएट एड्सॉर्प्शन थ्योरी, दोनों को मिला करके। ओके, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या है, ध्यान से देखिए, इसका ये कहना है क्या, कैटलिस्ट के पास फ्री वैलेंसी प्रेजेंट होगी। सुनिए आप ध्यान से, कैटलिस्ट के पास फ्री वैलेंसी प्रेजेंट होगी। यस सर, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान से देखिए, मतलब कैटलिस्ट की सरफेस पर फ्री वैलेंसी प्रेजेंट होगी, अनलाइक बल्क, बल्क के अंदर के नहीं, सरफेस पर देखो, कैटलिस्ट हैविंग फ्री वैलेंसी ऑन द surface for adsorption or diffusion of gas, unlike bulk। ध्यान से देखिए, बल्क के अंदर इसके कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं देंगे। ओके, कैटलिस्ट की सरफेस पर ओके फ्री वैलेंसी प्रेजेंट रहेगी, मतलब यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। यस सर, उसके बाद देखिए क्या लिखे हमने यहाँ पर, कैटलिस्ट हैविंग फ्री वैलेंसी है ना ऑन द सरफेस फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ, है ना, डिफ्यूजन ऑफ, एड्सॉर्प्शन और डिफ्यूजन ऑफ गैस, बराबर है। मतलब यहां पर देखिए ये जो है रिएक्टेंट है। यस सर, रिएक्टेंट ये डिफ्यूज होगा, एड्सॉर्ब होगा किसकी सरफेस पर, सर ये डिफ्यूज और एड्सॉर्ब होगा कैटलिस्ट की सरफेस पर। ओके, ध्यान से देखिए, ए बी ए बी ए बी ए और ये बी, ध्यान से देखिए, ठीक है। मतलब सबसे पहले इसने तैयार कर दिया इंटरमीडिएट, क्या तैयार किया, इंटरमीडिएट। देखिए ये है एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये एडसॉर्ब हुआ किसकी सरफेस पर, कैटलिस्ट की सरफेस पर। कैटलिस्ट हैविंग फ्री वैलेंसी, है ना, ऑन द सरफेस, ऑन इट्स सरफेस बोले तो अच्छा रहेगा, ऑन इट्स सरफेस फॉर एड्सॉर्प्शन और डिफ्यूजन ऑफ गैस। ओके, यहाँ पर देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने के कारण यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो गए और डिफ्यूज हो गए। ओके, अब फर्दर ध्यान से देखिए, ये हमें पता है क्या, यहाँ पर देखो वीक फोर्स ऑफ attraction between catalyst and reactant molecule। देखिए यहाँ पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वीक बॉन्ड रहेगा। ओके, तो आगे क्या होता है, ध्यान से देखिए,
चलिए ए बी ए बी ए बी ए और ये बी। ध्यान से देखिए क्या होगा आगे। क्या यहाँ पर जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होगा कैटलिस्ट की सरफेस पर आकर के, ठीक है, तो इसके साथ में एक केमिकल बॉन्ड तैयार कर देगा। क्या तैयार करेगा? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, मतलब ये जो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बराबर है। अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर एड्सॉर्प्शन जो होगा, तो जिसमें हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होने के कारण सुनिए यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बल्क में रिएक्टेंट अमाउंट बढ़ने के कारण क्या होगा? क्या ये इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करेगा? क्या प्रोड्यूस करेगा? इंटरमीडिएट। ओके, ध्यान से देखिए इंटरमीडिएट कैसे तैयार होगा। क्या इसके बीच में मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता जाएगा, है ना, ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ हीट, क्योंकि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है। तो ध्यान से देखिए, द बॉन्ड बिटवीन reactant molecule will stronger due to adsorption प्रोसेस के कारण सुनिए आप ध्यान से, क्या रिएक्टर मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या तैयार कर दिया इसने? इंटरमीडिएट। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे जैसे यहाँ से हीट रिलीज होगा तो ये क्या करेगा? क्या ये रिएक्टर मॉलिक्यूल ए और बी, ये आपस में मिल करके एक बॉन्ड बना लेगा ए बी, और कैटलिस्ट ये एज इट इज बाय प्रोडक्ट। ओके, कैटलिस्ट ये एज इट इज बाय प्रोडक्ट रहेगा। ओके, मतलब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका डिसॉर्प्शन होगा। ये डिसॉर्प्शन इसलिए करेगा क्योंकि ये अदर रिएक्टर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके फर्दर रिएक्शन को इंक्रीज करे। तो यहाँ पर होगा इसका डिसॉर्प्शन। क्या हो गया? डिसॉर्प्शन। तो ध्यान से देखिए, रिएक्टर मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। रिएक्टर नहीं बोलेंगे, इंटरमीडिएट get converted into the product. So product dissolve catalyst for further reaction. ओके, कैटलिस्ट क्या करेगा? ये प्रोडक्ट क्या करेगा? क्या यहाँ पर कैटलिस्ट को डिसॉल्व कर देगा और फर्दर ये रिएक्शन कंटिन्यू शुरू होते रहेगा, बराबर है। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर दोनों थ्योरी हमने मर्ज कर दिए हैं, ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी और इंटरमीडिएट थ्योरी। यहाँ तक के तो ये ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी था, बाद में प्रोडक्ट बनता था, है ना। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया इसमें, कौन सा? इंटरमीडिएट। ओके, तो चलिए आपको समझ में आ गया कैटलिस्ट, उसके बाद में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, बॉन्ड। ओके, उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर रिएक्टर मॉलिक्यूल जो है ये एड्सॉर्ब कहाँ पर हो रहा? ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, बराबर है। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ओके, देखिए द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट इज the surface area of catalyst is directly proportional to the adsorption or diffusion of gas, बराबर है। जितना ज्यादा यहाँ पर देखो सरफेस एरिया कैटलिस्ट प्रोवाइड करेगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, ओके, और एड्सॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। तो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा, ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी, इंटरमीडिएट एड्सॉर्प्शन थ्योरी। इसके बाद देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ, ओके, एक्टिविटी ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी। ध्यान से देखिए,
एडजॉर्प्शन एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी। चलिए देखिए एडजॉर्प्शन एक्टिविटी, एडजॉर्प्शन एक्टिविटी और एडजॉर्प्शन सिलेक्टिविटी। एडजॉर्प्शन सिलेक्टिविटी, ओके। एडजॉर्प्शन एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज एडजॉर्प्शन सिलेक्टिविटी, ओके। एडजॉर्प्शन का एक्टिविटी क्या होता है, ध्यान से देखिए। क्या मान लीजिए हम जितना मतलब बारीक फाइनली पाउडर्ड अगर हम यूज करेंगे कैटलिस्ट तो उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, ओके। तो ध्यान से देखिए, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज और adsorb on the surface of catalyst. Therefore, as increase surface area of catalyst, then adsorption of reactant also increases, ओके। जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, ओके। तो ध्यान से देखिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम यहां पर कैटलिस्ट को पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं। देखो, फाइनली पाउडर form of catalyst is used in adsorption process because surface area will be increased। अब जितना हम फाइनली पाउडर यूज करेंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई ओके, देखिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा दैट्स व्हाई उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट आल्सो इंक्रीज्ड। जितना ज्यादा सरफेस एरिया इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा गैस का एडजॉर्प्शन होगा, ओके। अब हम बात करेंगे ग्रुप 5 से लेकर के ग्रुप 5 टू ग्रुप 11, ओके। यहां पर देखिए फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 कैटालाइटिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। अब देखिए ग्रुप 5 कौन सा आएगा इसमें, इसके नेम तो थर्ड आएगा, इसके नेम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम से लेकर के Cr से लेकर के Cu तक के, ओके। अब कॉपर के नीचे क्या आएगा, सिल्वर आता है सर, उसके नीचे क्या आता है, गोल्ड। यस, यहाँ पर देखिए यटेरियम जिरकोनियम नायोबियम Nb नायोबियम और मोलिब्डेनम टेक्नीशियम है ना, रुथेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम। आगे देखिए हाफनियम टेंटलम, ओके। हाफनियम जो है ये 4th ग्रुप में, टेंटलम 5th ग्रुप में, Ta बराबर है, ये इसका पूरा सीरीज है। Cr से लेकर के Cu, Nb से लेकर के Ag और Ta से लेकर के Au तक के इसका कैटालिटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है।
जितना ज्यादा फाइनली पाउडर रहेगा उतना ज्यादा उसका कैटालिटिक प्रॉपर्टी होगा, उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। यस, चलिए इसके बाद देखिए एड्सॉर्प्शन सिलेक्टिविटी। अभी हमने पढ़े हैं क्या हर कैटलिस्ट का अपना एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है। ओके, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बहुत पढ़े हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, कहाँ पर रिएक्शन स्टॉप होगा, है ना, रेनी निकेल का क्या काम होता है, ओके, पीडीपीटी का क्या काम होता है, जहाँ पर हम PDPaSO4 यूज करते थे जो रिएक्शन को कंट्रोल करता था। ये ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल पढ़े हैं, बस हिट्स बता देता हूँ आपको, सुनिए आप ध्यान से। देखो, ईच एंड एवरी कैटलिस्ट हैव स्पेसिफिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी। हर एक कैटलिस्ट का अपना एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है। सुनिए आप, CO यहाँ हाइड्रोजन प्लस H2। यस सर, ओके, यहाँ मैंने यूज किया हूँ कॉपर, यहाँ यूज किया कॉपर ओवर जिंक ऑक्साइड। यस सर, और यहाँ यूज किया मैंने निकेल ओवर Al2O3। तो तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन गैस के साथ करवाता हूँ, ओके, ये गैस है बेटा, ये गैस है, ओके, तो ये हमें देगा HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ये भी गैस है, ओके। यहाँ पर देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन मैं हाइड्रोजन के साथ करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ओवर जिंक ऑक्साइड, तो ये हमें देगा CH3OH, ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है। H कितने, 4 है, 2 मोल लिया मैंने यहाँ पर, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ करोगा तो ये बनाएगा मीथेन और वाटर, ये वेपर फॉर्म में गैस। यस सर, ये गैस और ये गैस, कितने मोल, 4 2 6, यहाँ तो 3 मोल लेना है, ओके। तो देखिए यहाँ पर हर कैटलिस्ट का अपना अपना एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। रिएक्टेंट तो सेम है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग मिल रहे, किसकी वजह से, ड्यू टू कैटलिस्ट, ओके। सो वी कैन से दैट ईच एंड एवरी कैटलिस्ट हैव स्पेसिफिक कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ओके। चलिए ठीक है, बाय।